बैक टू द चैनल। आइए बच्चे, आज हम अपनी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के यूनिट 1 का सेट बी बच्चों, ठीक है, सेट बी को आज हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं सेट बी के क्या क्वेश्चंस हैं, किस तरह से सेट बी को सॉल्व किया जाता है। आइए, सो क्वेश्चन नंबर 1, if there are three observations, 15, 20, 25, then the sum of deviations of the observations from their arithmetic mean is, सर कितनी बार बताऊँ यार, है ना। अगर 3 ऑब्जर्वेशंस हैं तो डेविएशंस अगर देयर अर्थमेटिक मीन से अगर हम डेविएशंस ले लेंगे तो बच्चों उसका सम मैंने बताया था कितना आएगा सर, 0 आएगा ना, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, सिग्मा x माइनस एक्स बार इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, है ना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट्स 0, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप आ जाओ सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, इन सभी ऑब्जर्वेशन का मीडियन क्या है साहब। तो बच्चों मीडियन के लिए आपको अरेंज करना पड़ेगा पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ। 4 देन 5 देन 4 5 6, उसके बाद में 4 5 6 8 9 11, है ना। तो अरेंज करने के बाद में ऑड है या इवन सीरीज नंबर हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 इवन है सर। अब बेटा इवन में हमारी जो मिडल मोस्ट जो दो टर्म्स होती हैं, जो मिडल की 2 टर्म्स होती हैं, मिडल की 2 टर्म है मेरे पास 6 वर्सेस 8, 6 एंड 8, है ना। तो इन दोनों सिम का सिंपल अर्थमेटिक मीन निकाल दो, 6 + 8/2, देन 7 विल बी योर मीडियन। सो ऑप्शन बी इज हियर करेक्ट। चलिए थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोडाल वैल्यू ऑफ द नंबर्स, इन सबका मोड बताना यार। मोड तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंट नंबर होता है बेटा इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। ढूंढो आपके पास जो 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 वैल्यू हैं वो हैं 5 6 सब एक बार दिख रहे हैं, 10 जो है वो 2 बार दिख रहा है, तो मोड जो होगा वो होगा 10। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, What is the geometric mean for the numbers 8, 24 and 40? इन तीनों का मुझे GM निकालना है। तो बच्चों अगर जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं, अगर मुझे उसमें GM निकालना है, उनका प्रोडक्ट करके उनका nth रूट, है ना, उनकी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनका nth प्रोडक्ट करके nth स्क्वायर रूट ले लो, nth रूट ले लो, तो आपको GM मिलता है। तो यहाँ पर 8, 24 and 40 है। आओ क्वेश्चन नंबर है हमारा 4th। तो 4th क्वेश्चन है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 8, दूसरी नंबर टर्म है 24, तीसरी है 40, ठीक है जी। अब मुझे इन तीनों में जो है क्या निकालना था बच्चों, GM। तो GM का फॉर्मूला लगा दो बेटा, सिंपल, स्क्वायर रूट ऑफ 8 × 24 × 40, और यहाँ 3 नंबर हैं तो क्यूब रूट लूंगा मैं इसको, 3 से 3 थर्ड रूट ले लूंगा ना, क्यूब रूट ले लूंगा। तो सॉल्व करो बच्चों, क्यूब रूट, और इसको स्मॉलेस्ट की वैल्यूएशन में लिख लो, स्मॉलेस्ट की वैल्यूएशन में। तो इसको अगर मैं लिखूं तो 2 की पावर 3, 8 को लिख दिया 2 की पावर 3। यहां पर 24 को अगर मैं लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 4 8, 2 की पावर 3 × 3, है ना, 2 की पावर 3 8, 8 × में 3, ये हो गया 24। और 40 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 8 × में 5, ठीक है बेटा, 2 की पावर 3। सर ये पावर 3 में आप क्यों इंटरेस्टेड हो इतना बेटा, मुझे क्यूब रूट दिख रहा है ना, मुझे स्क्वायर रूट के यहाँ बगल में क्यूब रूट, यानी ये यहाँ पर ये क्यूब दिख रहा है, तो मैं इसीलिए 3 में इंटरेस्टेड हूँ। तो अब 3 में इंटरेस्टेड का मतलब बेटा ये हो गया 2 की पावर 3, 1 ये 2 ये बाहर, 2 की पावर 3 1 ये 2 ये भी बाहर, 2 की पावर 3 1 ये 2 ये भी बाहर, तो 3 2 बाहर निकल जाएंगे, 3 2 बाहर निकल गए बेटा, तो 2 × 2 × 2, और स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा 3 × 5, और ये क्यूब रूट तो है ही, तो ये बन जाएगा बेटा 8, स्क्वायर रूट के अंदर 15। लो जी, तो ये ऑप्शन ढूंढो, ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा सी ऑप्शन। तो 4th का सी ऑप्शन जो है बेटा वो करेक्ट है।
ओके इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। चलिए बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन पे आए। द हार्मोनिक मीन फॉर द नंबर्स 2 3 5 HM निकालना है। तो बेटे हार्मोनिक मीन जो है वो करने का तरीका आपको बताया था 2 3 5, ये इसके बीच में अगर मुझे हार्मोनिक मीन निकालना है करो। लो जी 2 3 5 क्वेश्चन नंबर 5 है 2 3 5। तो नंबर कितने टोटल 3 2 3 5। ठीक है बच्चों इसको सॉल्व कर लो और आपको रिजल्ट मिल जाएगा अपना। ठीक है लाओ मैं पूरा कर दूं क्या, लो 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 पूरा कर दो। एलसीएम छोड़ो 1/2 सीधा इसको लिखो 0.5 और 1/3 को लिख दो 0.333, 3 डिजिट तक ले लो है ना। 1/3 0.333, 1/5 हो गया ये हो जाएगा 0.2। ठीक है तो अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों आगे 3/0.5 0.2 0.7। ठीक है तो 0.5 प्लस 0.333 प्लस 0.2 ये हो जाएगा 1.033। ओके सो 3/1.033 and it will give you 2.90. So the option 2.90 लो जी सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है तो ये 5वें क्वेश्चन का रिजल्ट आपको मिल गया, सी ऑप्शन है करेक्ट। चलिए उसके बाद बच्चों 6th पे आ जाइए। इफ द अर्थमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द टू नंबर 6.5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली देन द टू नंबर्स आर। ओके दो नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन दे रखा है बेटे, आपको ध्यान दें दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन दे रखा है, दो नंबर के बीच में जीएम दे रखा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। दो नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन दे रखा है 6.5। तो मैंने दो नंबर ले लिए बेटा ए और बी ले लिए, तो a प्लस बी बाय 2 अर्थमेटिक मीन 6.5 और साथ में कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 6 है दो नंबर्स के बीच में। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू 6 है ना। तो दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन मेरे पास 6.5 है, दो नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन मेरे पास 6 है और मुझे वो दो नंबर खोज के निकालने हैं। तो ढूंढो यार ढूंढो a प्लस बी इज इक्वल टू 13 एंड हियर ए बी इज इक्वल्स टू 36। अब क्या करूं मैं, कोई एक वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर दो यार। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी a की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस बी, तो यहां पुट कर दो 13 माइनस बी ए की जगह पे इंटू में बी इज इक्वल टू 36, देन 13b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब इसके बाद में बेटा इक्वेशन बनेगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बी स्क्वायर माइनस 13b प्लस 36 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बना लो 9 एंड 4 दो फैक्टर बनेंगे। तो अगर b की वैल्यू 4 होगी तो उस समय a की वैल्यू 9 होगी, और अगर b की वैल्यू 9 होगी तो उस समय a की वैल्यू 4 होगी। तो b और 9 बेटा ऑप्शन ढूंढो 4 एंड 9, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर b। तो 6 का b ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 9 एंड 4 आर द टू आंसर्स। Okay, that is 6th. Question number 7th. If the arithmetic mean and harmonic mean between the two numbers are 5 and 3.2 respectively, then the GM will be। तो बेटा ये तो ना प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी अगर आपने मटेरियल पढ़ा होगा ICI मैथ पढ़ा हो तो उसमें देखो वहां पे मिलेगा बेटा कि दो नंबर अगर मेरे पास AM है मेरे पास HM है और मुझे अगर GM में इंटरेस्ट है तो वहां पर हमने पढ़ा था कि GM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AM इंटू HM। तो बेटा इसके हिसाब से स्क्वायर रूट के अंदर 5 इंटू में 3.2, 5 इंटू 3.2 ये आ गया 16 का स्क्वायर रूट ले लो बेटा 4। तो GM यहां पर मिलेगा आपको 4। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो 7th का 4th ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर द ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन है और आपको फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू निकालनी है।
आइए बच्चों, सबसे पहले बेटा जब भी मैं बताऊं आपको पोजिशनल एवरेज कोई भी हो, पोजिशनल एवरेज मीडियन, पोजिशनल एवरेज जैसे आपका क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल, कोई भी अगर पोजिशनल एवरेज है तो सीरीज को अरेंज करना कभी ना भूलें, क्योंकि जो पोजीशन निकल के आएगी वो सीरीज में से निकल आएगी ना भाई। जब तक सीरीज अरेंज नहीं करोगे तो गाड़ी कैसे चलेगी, तो इसलिए सीरीज को अरेंज करना जरूरी है। तो सीरीज अरेंज करूं मैं तो सबसे छोटा नंबर मुझे दिख रहा है यहाँ पे 10 12 15 16, करो 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 जी करो। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे पास यहाँ नंबर है, मैंने बुक भी साथ में रखी है, वहीं से लिख लेता हूँ बेटा। सबसे पहला नंबर है यहाँ पर 10, उसके बाद मेरा नंबर है 12, उसके बाद 10 12, उसके बाद नंबर है 16 असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद 16 क्यों 15, 10 12 15, उसके बाद 16, उसके बाद 18, उसके बाद आ जाएगा बच्चों मेरे पास 20 23 28, 20 23 एंड 28, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, 8 ऑब्जर्वेशन है। इन 8 ऑब्जर्वेशन में वो आपसे पूछ रहा है फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल के दिखा दो भैया, फर्स्ट क्वार्टाइल। तो बेटा अरेंज करने के बाद में अगर मुझे क्वार्टाइल 1 निकालना है तो अपने पास फॉर्मूला होता है n+1/4 इंडिविजुअल सीरीज में। अगर मुझे क्वार्टाइल निकालना है तो आई यूज द फॉर्मूला n+1/4 टर्म। थर्ड क्वार्टाइल निकालना है तो थ्राइस हो जाएगा, है ना। फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है तो n+1/4 टर्म को मुझे ढूंढना है। ढूंढो भाई ढूंढो। तो n इज हियर 8, तो इसका मतलब 8+1/4 ये टर्म मुझे ढूंढनी है। तो बेटा ये कौन सी टर्म हो गई, ये होगी सर 9/4। सो 9/4 इज 2.25, 9/4 इज 2.25। तो मुझे 2.25 टर्म ढूंढनी है। तो 2.25 टर्म कौन सी होगी, सेकंड टर्म तो पूरी पूरी है ना। देखो ना 2.25 ये टर्म ढूंढनी है, तो इसका मतलब होता है कि सेकंड टर्म तो पूरी पूरी। तो सेकंड टर्म सर है कौन सी, सेकंड टर्म है 12, इसको तो रखो, प्लस 0.25 और लो। सर किसका 0.25 लें बेटा, सेकंड टर्म पूरी पूरी, तो सेकंड से अगली टर्म कौन सी होगी, थर्ड। तो 0.25 किसका होगा, थर्ड माइनस सेकंड का, थर्ड माइनस सेकंड का। तो सेकंड टर्म पूरी पूरी होगी 12 और थर्ड टर्म है 15 और सेकंड टर्म है 12। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस का 0.25, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है सर 3। तो 3/0.25 ये आ गया बच्चों 3 into 0.25 मल्टीप्लीकेशन है ना, 3 into 0.25, so it will be 0.75, so 12.75 is your first quartile। चेक करिए आंसर क्वेश्चन नंबर 8 में 12.75, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन, डन। चलिए 9th पे आइए, द थर्ड डिसाइल। अभी आपको थर्ड डिसाइल निकालना है, डिसाइल 10वां हिस्सा है ना। तो थर्ड डिसाइल निकालना बेटा, सीरीज वही अरेंज करो, सीरीज अरेंज करेंगे, करो करो जी करो। 9th क्वेश्चन, 9th सीरीज अरेंज करेंगे। तो सीरीज अरेंज करेंगे, सबसे पहले मेरे पास नंबर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, सबसे छोटा नंबर, एक सेकेंड, सबसे छोटा नंबर मुझे यहाँ पे दिख रहा है बेटा अरेंज करने में 9 10 11 12। देखिए 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12, 9 10 11 12, उसके बाद 15 18 20 25, 15 18 20 25 गिन लो बेटा, कुछ छूटे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, डन। तो इसमें मुझको निकालना है कौन से वाला, थर्ड वाला डिसाइल है ना, थर्ड डिसाइल ऑफ द नंबर। तो थर्ड डिसाइल कैसे निकलेगा बेटा, थर्ड डिसाइल D3 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ n+1/10, ठीक है ना। तो 3 8 + 1/10, it is 9/10, it's 0.9 into 3, it's 2.70, 0.9 into 3, it's 2.70। तो 2.70 का क्या मतलब हुआ, सेकेंड टर्म तो पूरी पूरी। तो बेटा सेकेंड टर्म है कौन सी अपने पास, 10 तो पूरा पूरा भाई, और 0.70 किसका, नेक्स्ट टर्म माइनस दिस टर्म, यानी कि 11 - 10।
तो 11 माइनस 10 इज इक्वल टू व्हाट, इट्स 1, तो 1 इंटू 0.7 इट्स अगेन 0.7, तो 10.70 विल बी योर थर्ड डिसाइल। चेक करिए बेटा, 9th क्वेश्चन का आंसर 10.70 आया था ना, 10.70, सो द बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 10.70। ठीक है जी, ओके। चलिए 10th क्वेश्चन पे आइए। इफ देयर आर टू ग्रुप्स कंटेनिंग 30 and 20 ऑब्जर्वेशंस, ये क्या है साहब, ये है बेटा N1, ये है बच्चों N2, एंड हैविंग 50 and 60 आर देयर अर्थमेटिक मीन, ये है x1 बार, ये है x2 बार, देन द कंबाइंड अर्थमेटिक मीन इज, अपने को क्या निकालना है, x12 बार, यहीं देख लो x12 बार है ना, ये अपने को निकालना है। तो बेटा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, बहुत सिंपल है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ये होता है बेटा फॉर्मूला कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का। लगा दो, आंसर आ जाएगा n1 30, x1 बार 50 प्लस n2 20 इंटू x2 बार 60 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 दैट इज 30 प्लस 20, और ये हो गया 1500 1200 1200, ठीक है, और अपॉन में 50, तो ऊपर बनेगा 2700 अपॉन 50 एंड द आंसर इज 54। ओके, तो सी ऑप्शन बच्चों आपका 10th का सी ऑप्शन आपका एक करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ये हो गया 10वां क्वेश्चन। 11वें पे आ जाओ बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। आओ देखो जरा क्या करना है 11th क्वेश्चन के अंदर। द एवरेज सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर इज 10,000 and that of group of skilled worker is equal to 15,000 if the combined salary यानी कि combined arithmetic mean 12,000 है, then what is the percentage of skilled workers। लो बेटे देखो जरा क्या है, the average salary of a group of unskilled workers, मैं ना दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 को। ये लो क्वेश्चन नंबर 11, the average salary of a group of unskilled workers। बच्चों मैंने यहां पर बना लिया अनस्किल्ड और यहां बना लिया स्किल्ड। तो मैंने अनस्किल्ड को N1 से डिनोट कर दिया, इसको मैंने N2 से डिनोट कर दिया। अनस्किल्ड को N1 से, स्किल्ड को N2 से कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसकी बात सुनो पूरी, वो कहता है द एवरेज सैलरी ऑफ ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर दैट इज एवरेज सैलरी यानी x1, मैंने 1 को अनस्किल्ड लिया ना, तो x1 बार 10,000 है। ये लो जी, x1 बार मेरे पास 10,000 है, एंड दैट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर की एवरेज सैलरी 15,000 है, यानी कि मेरे पास x2 बार वो मेरे पास बच्चों 15,000 है। इफ द कंबाइंड सैलरी यानी कि दोनों की एवरेज 12,000, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन x12 बार वो 12,000 है। मुझे पता नहीं है अनस्किल्ड कितने लोग हैं, मुझे पता नहीं है स्किल्ड कितने लोग हैं। N1 N2 में मैंने यकीन कर लिया, मैंने बिलीव कर लिया। परसेंटेज निकालना है, किसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ स्किल्ड। ओके ओके ओके, मुझको स्किल्ड का परसेंटेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो बच्चों अपने पास फर्स्ट का अर्थमेटिक मीन है, सेकंड वाले का अर्थमेटिक मीन है, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन है। नंबर ऑफ टर्म्स को मैंने N1 N2 में डिनोट कर लिया और कंबाइंड अर्थमेटिक मीन के बेटे फॉर्मूले को खोल दो, तो x12 बार यानी कि 12,000 इज इक्वल्स टू बच्चों N1 x1 बार दैट इज N1 इंटू 10,000 प्लस N2 इंटू x2 बार दैट इज इक्वल टू N2 इंटू में 15,000 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 पढ़ा रहने दो, N1 प्लस N2 को N1 प्लस N2 ही पढ़ा रहने दो। करो जी करो, ओपन करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करे बेटा, 12,000 N1 प्लस 12,000 N2 इज इक्वल टू 10,000 N1 प्लस 15,000 N2। ओके, अब क्या करो, N1 एक जगह पे ले लो, N2 दूसरी जगह पे ले लो। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड पे N1 ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 2,000 N1, ठीक है ना, 12 माइनस 10, 2,000 N1 इज इक्वल्स टू 3,000 N2। ओके, अब क्या करो बच्चों, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में ले लो, तो N1 बाई N2 इज इक्वल टू 3,000 अपॉन 2,000, जीरो हटाओ, इसका मतलब N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। दैट इम्प्लाइड N1 अगर 3 है तो N2 तब 2 है, तो तब N1 प्लस N2 इसका मतलब उस केस में 5 है।
सिंपल है ना। देखो n1 आपको अगर 3 है तो n2 उस केस में आपका 2 है, तो n1 प्लस n2 का सम बेटा उस केस में कितना है सर, वो 5 है। अब बुक वाला आपसे क्या पूछ रहा था भाई, बुक वाला ने आपसे पूछा था स्किल्ड वर्कर्स का परसेंटेज। अब मेरे पास स्किल्ड क्या माना था भाई आपने, स्किल्ड थे सर अपने पास n2 थे स्किल्ड। तो n2 लोग कितने हैं भाई, n2 लोग हैं सर, ये रो n2 लोग हैं सर 2 सॉरी n2 लोग हैं 2, कितने में से 5 में से, तो इनका परसेंटेज निकाल लो। तो 2/5 इज इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 40%। समझ रहे हो बच्चों, बात समझ रहे हो ना। बुक वाला बोल रहा है कि जो आपके स्किल्ड लोग हैं उसका परसेंटेज निकालो। तो स्किल्ड और अनस्किल्ड का मेरा जो रेशो निकल के आया था वो निकल के आया था अनस्किल्ड 3 और स्किल्ड हैं 2, तो टोटल कितने हो गए, फिर टोटल हो गए सर 5। तो 5 में से स्किल्ड लोग कितने हैं 2, तो मुझे परसेंटेज में इंटरेस्ट है। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, परसेंटेज निकलेगा जिसका परसेंटेज आपने निकालना उसको रखो ऊपर, टोटल नंबर ऑफ पर्सन रखो नीचे और 100 से कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका 40% रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। ओके चलिए आगे बढ़ो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। लो जी क्वेश्चन नंबर 12, इसका ऑप्शन रहेगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 12, if there are two groups with 75 and 65 as harmonic means and containing 15 and 13 observation, then the combined arithmetic harmonic mean is given by। तो बेटा combined harmonic mean लगाना है सर। combined harmonic mean का फॉर्मूला होता है अपने पास, क्या होता है, n1 प्लस n2 डिवाइड बाई n1 बाई h1 प्लस n2 बाई h2। तो ऊपर रखो आप 15, n1 ये है ना, ये n1 है, ये n2 है, ये h1 है, ये h2 है। तो 15 प्लस 13 अपॉन 15 बाई 75 प्लस 13 बाई 65। बच्चों सॉल्व कर लो, रिजल्ट आपको मिल जाएगा सी ऑप्शन आपका आएगा करेक्ट। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। व्हाट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन 1/n। सुनो बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं डिटेल में, है ना, इसको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 बढ़िया क्वेश्चन है, ये लो जी क्वेश्चन नंबर 13। उसने आपको बोला कि HM निकालना है 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन 1/n का। 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन 1/n, इन सबका आपको हार्मोनिक मीन निकालना है। अब हार्मोनिक मीन का क्या चक्कर है सर, हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो n नंबर ऑफ टर्म्स का n ऊपर रखो और उन सबका रेसिप्रोकल, एवरी टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके रेसिप्रोकल का सिंपल अर्थमेटिक मीन ले लो, ऐसा हम करते हैं, और उसका फिर क्या कर दो रेसिप्रोकल, है ना। तो इसका मतलब जो हमारा फॉर्मूला था वो था बेटा, ऊपर रखेंगे n नंबर ऑफ टर्म। इफ दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, देन दिस विल ऑब्वियसली योर nth टर्म। Don't think that it is 1/nth term. Its value is 1/n, but the number of term is it's the number of term is nth term. Its number is n, its valuation is 1/n, और हम तो नंबर में डील कर रहे हैं ना, तो नंबर क्या है इसका n। तो सॉल्व करो बच्चों, HM is equal to number of terms n divide by 1/x1 that is 1/1 plus 1/x2 that is 1/1/2 that is 1/1/2 that is equal to 2। तो मैं सीधा लिख दूं ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो भावनाओं को, मेरी भावनाओं को समझ गए कि नहीं। 1/1 is 1, 1/1/2 is 2, 1/1/3 is 3। तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू n, ये आ गए नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों ये हो जाएगा आपका, ऊपर तो रह गया n और नीचे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हो गया। अब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, n इंटू n + 1/2। तो n से n कैंसिल, इट विल बी इक्वल टू 1/n + 1/2 इज इक्वल टू 2/n + 1 एंड दिस इज द सॉल्यूशन। 2/n + 1 ढूंढो भाई, ये लो जी सी ऑप्शन इज करेक्ट, 2/n + 1। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13th सॉल्यूशन। डन हो गया बच्चों, डन। चलिए आगे बढ़ो जी, आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम A to B एट ए रेट ऑफ 500 km/h and comes back from B to A at a rate of 700 km/h. Okay, the average speed of the aeroplane is, इस एरोप्लेन की एवरेज स्पीड क्या है। देखो बेटा दो बातें हैं, एक एरोप्लेन फ्लाई करता है A से B की तरफ 500 km/h, मूव ऑन बैक करता है
बी से ए की तरफ 700 किलोमीटर पर आवर। स्पीड वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन ये हार्मोनिक मीन से सॉल्व करने हैं। आपको इंस्टीट्यूट मटेरियल के अंदर हार्मोनिक मीन की प्रेफरेंस दी जाती है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो करते हैं यार। एक स्पीड है 500 की, एक स्पीड है 700 की, और अगर 500 और 700 इन दो की मुझे कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालनी हो, कंबाइंड नहीं, सॉरी, हार्मोनिक मीन निकालनी हो, तो मैं क्या करूंगा, दो टर्म्स हैं n1 प्लस n2, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी टोटल मिला के 2, तो ट्वाइस अपॉन 1/500 प्लस 1/700। बहुत सिंपल सी बात है ना, यही होता है फॉर्मूला। सॉल्व करो बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 के नीचे 1/500, इट्स 0.02 प्लस 1/700 इट्स 0.00142। उसके अंदर जोड़ देता हूँ यहीं पे, चलो एक बार लिख देता हूँ 0.00142, एक और डिजिट ले लो 8, एक्यूरेसी आ जाएगी थोड़ी सी। इसमें जोड़ दो बेटा 0.002 एंड जो भी आया उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 ये जो सम करके आ रहा है ना बच्चों, 2 अपॉन ये आ रहा है 0.00348, इतनी एक्यूरेसी के लिए मुझे चाहिए होगा इतने डिजिट, तो 2 अपॉन 0.00348 एंड द आंसर इज 583.4333 चलेगा। 583 मिल गया, बस बहुत है, क्योंकि क्वेश्चन ना जाने कैसे सोल्व किया होगा, इसमें लॉगरिथम लिया होगा या कैसे कैलकुलेशन बनाई होगी, एलसीएम लिया होगा, कई तरीके हैं। तो हमने पॉइंट्स में लेके इसको सोल्व किया ताकि कैलकुलेटर अलाउड है, तो इसलिए कैलकुलेटर का भरपूर इस्तेमाल किया जाए, तो मैंने इसलिए सिंपलेस्ट तरीके से कर दिया आपको। तो 583.43433 सब आंसर ओके हैं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके जी, 15th क्वेश्चन पे आइए। 15th क्वेश्चन कहता है भैया कि इफ ए वेरिएबल एज्यूम्स द वैल्यूएशंस 1 2 3 4 5, ये देखो ये डॉट डॉट लगा रखा है, और ये डॉट क्या लगाना था, जब एक ही नंबर छूट गया था तो 4 भी लगा ही देता है यार, है ना, या तो कई मिस होते हैं ना, एक ही नंबर मिस है। तो 1 2 3 4 5 विद द फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5, देन व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन, आपको उसका एम निकालना है। चलो यार कर दो, क्या दिक्कत है। 15th क्वेश्चन, उसने आपको बोला x है 1 2 3 4 5, उसने बोला f भी साथ में यही है सर, 1 2 3 4 5, और मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए क्या करो, f इंटू एक्स 1 4 9 16 25 करो, सोल्व करो, 25 प्लस 6 16, ये हो गया आपका 25 35 35 41 41 50 54 55 55 आ गया सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ, 5 4 9 3 12 तो 14 1 15 15। तो बच्चों मीन कैसे निकलेगा, मीन इज इक्वल टू सर होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स है 55 अपॉन सिग्मा एफ है 15, तो ढूंढो भाई कुछ 5 पकड़ जाएगा, 11/3, बस इसके बाद तो आएगा नहीं। देखो पॉइंट में आंसर क्या है, 11/3 अपना, तो सही है सर आंसर 11/3। लो जी 15 का आंसर है ए। 16th, two variable x and y are given by y is equal to 2x minus 3 if the median of x is 20, what is the median of y। बच्चों बहुत आसान, देखो अगर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है तो उनके मीन मीडियन और मोड तीनों लीनियरली कलेक्टेड होते हैं ओरिजिन और स्केल इफेक्ट के हिसाब से। तीनों ओरिजिन और स्केल इफेक्ट अगर मैं उनका कंसिडर कर लूं तो एक से मैं दूसरे के मीडियन पे, मीन पे, मोड पे एक को पुट करो, दूसरे की वैल्यू निकल आएगी। दो तरीके से बताऊंगा बेटा, एक कॉन्सेप्ट के तरीके से और एक सिंपल सा अपना लगाओ वैल्यू। और सिंपल तो ये है बेटा, मीडियन की वैल्यू पुट कर दो बस इसके अंदर। सिंपल तो ये x की 20 पुट करो यहाँ पे, बात ही खत्म। ये हो गया 60 माइनस 3 और 60 क्यों 40, 40 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 37, ये आंसर आ गया, खत्म। थोड़ा सा मैं इसको अगर कॉन्सेप्ट पे लेके जाता हूं, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, तो आ जाओ 16 का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं बेटे, है ना। कॉन्सेप्ट भी तो बढ़िया होना चाहिए ना अपने पास। तो 16th में बेटे आपको इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 है ना, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर -3 प्लस 2x, ठीक है ना, y इज इक्वल टू -3 प्लस 2x। तो ये जो -3 है ये अपने को पता होना चाहिए, ये क्या है, ये ओरिजिन है a, ये 2 क्या है, ये स्केल है b। तो हमें पता है कि मीन में ओरिजिन और स्केल का जो इफेक्ट है वो पड़ता है, तो आपको उसको खत्म करना होता है। तो यहां पर अगर आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो ओरिजिन और स्केल से आप y की वैल्यूएशन पे पहुंच जाएंगे। ये सिंपल सी बात है,
है ना। ऐसी ही बात आपकी, यही कॉन्सेप्चुअल बात मैं 17th में यूज करूंगा, कॉन्सेप्ट भी यूज कर लूंगा और बिना कॉन्सेप्ट यूज करे सीधा पुट भी कर दूंगा। देखो 2u, क्वेश्चन नंबर 17, 2u plus v plus 7 is equal to 0 and if the arithmetic mean of u is 10 then what is the arithmetic mean of v। जैसा कि मैंने बताया बिना कॉन्सेप्ट के, तो बिना क्या कॉन्सेप्ट यार, सीधा बस वैल्यू पुट करो आप। u की वैल्यू कितनी है 10, u की वैल्यू यहाँ 10 पुट करो तो 2 इंटू 10 प्लस v प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो v की वैल्यू कितनी आएगी 20 प्लस 7 27 और v की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस का 27। लो जी, ये तो सिंपल सी बात है। अब थोड़ा सा मैं अगर इसको ओरिजिन एंड स्केल इफेक्ट की तरफ लेके जाऊं तो एक बार इक्वेशन लिख दो, 2u प्लस v प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 17, 2u प्लस v, 2u प्लस v प्लस 7 is equals to 0 if the arithmetic mean of u is equal to 10, what is the arithmetic mean of v। ठीक है, तो v का अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो बेटे v का जिसका निकालना है उसको लेफ्ट पे रखो, जिसका दिया उसको राइट पे रखो। तो मैं कहूंगा कि v इज इक्वल्स टू व्हाट, v इज इक्वल्स टू माइनस का 7 एंड माइनस का 2u। ठीक है, अब ये -7 क्या है साहब, ये -7 है आपका a ओरिजिन, ये क्या है आपका, ये है b स्केल। ठीक है, तो हमें पता है, हमने पढ़ा है कि अगर v और u लीनियरली कनेक्टेड हैं तो उनके मीन भी लीनियरली कनेक्टेड होंगे, उनके मीडियन भी और उनके मोड भी। ये प्रॉपर्टी हमने बेटा तीनों में पढ़ी है, मीन मीडियन मोड तीनों की प्रॉपर्टी है लीनियर कनेक्शन वाली, है ना। ओरिजिन एंड स्केल का दोनों को इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चों अब इस हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से यहां पर मीन ऑफ यू पुट कर दो फिर, तो भी हिसाब तो सर वही है, -7 माइनस 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू माइनस का 27। तो हिसाब किताब तो सर देखो वही है ना। तो सिंपल है, यहां पुट कर दो, लेकिन पता भी होना चाहिए ना लॉजिक की ओरिजिन एंड स्केल इफेक्ट खत्म कैसे होता है, वो भी बात है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 सेम है यार, सेम है। ये मोड, अब मोड की वैल्यू पुट कर दो यार, 23 की वैल्यू पुट कर दो। ये किसका है, x का 23 पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, इफ gm ऑफ x इज 10 एंड gm ऑफ y इज 15 देन द gm ऑफ xy। बच्चों प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने, gm ऑफ xy मतलब दोनों का प्रोडक्ट, x और y के प्रोडक्ट का gm अगर निकालना है तो इनके दोनों के gms का मल्टीप्लीकेशन कर दो, यानी कि gm ऑफ xy निकालने के लिए आपको gm ऑफ x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, gm ऑफ y से। तो कितना कितना दे रखा है सर, दे रखा है आपको, सिंपल है, एक की वैल्यू दे रखी है 10, एक की वैल्यू दे रखी है 15, तो दोनों मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 150। सो आंसर ए, 19 का ए आंसर आपका करेक्ट है। ओके, इफ द एम gm फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस आर बोथ 15, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर 10 ऑब्जर्वेशन n 10 है। ठीक है, दोनों बराबर हैं, am और gm दोनों बराबर हैं, तो hm की वैल्यू निकालो। अरे भैया निकालें क्या, अपने को ये पता है यार, अगर am और gm बराबर है तो am और gm भी तभी बराबर आए होंगे जब नंबर आपके सिमिलर रहे होंगे। एवरी वैल्यू, एक सेट ऑफ डेटा की अगर हर वैल्यू सेम रही होगी तभी आपके am और gm बराबर आए होंगे। अब बेटा अगर am gm बराबर है तो सारे डेटा की वैल्यू अगर इक्वल है, सिमिलर नंबर है, नॉन डिस्टिंक्ट नंबर है, तो उसमें hm कौन सा दूर होगा, hm की वैल्यू भी वही होगी। तो इसका मतलब जो am gm की वैल्यू है 15, वही hm की वैल्यू होगी। तो आंसर सी है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पढ़ी थी प्रॉपर्टी बेटा कि इफ ऑल द सेट ऑफ डेटा इज इक्वल देन am इज इक्वल्स टू gm इज इक्वल्स टू hm, एंड इफ ऑल द सेट ऑफ डेटा distinct then am is greater than gm is greater than hm। तो बेटे अगर वो डिस्टिंक्ट होते तो am और gm भी क्यों ही बराबर होते, वो भी अलग होते ना। तो फिर उस केस में हम ढूंढते भाई hm क्या है, यहाँ पे ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर am gm बराबर है तो ऑब्वियसली hm भी उनके ही जैसा है। लो बेटा ये हो गया सेट 2 आपका कंप्लीट, सेट बी हो गया डन। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।